लाइट ना रही जी हैं? आ रही तो चार्जिंग कैसे नहीं हो रही? चाची ना आ रही। अरे थक गए आप? अरे बंद कर लो, सॉलिड वाले कमरे में बैठ जाना। कह रहा गाड़ी को वेस्ट करना, उन्होंने पता कहाँ आगे देनी है। तो अगर 8 से 4 की परमिशन होगी तो 2 से कितने की होगी? कौन डोल रहे अकेले अकेले प्लेयर पे जा रहे हैं हम। थर्ड ओवर तो ड्रॉप पड़ा, ड्रॉप तो लूट अवार्ड है, अभी तो लूट तीसरा थे तब लोग ली तुम्हारी लूट रही थी एकदम से एक प्ले जोन तक करो जनरेट में क्वेश्चन पर डेटा उसमें बचता है। इसका थोड़ा रोकियो, इसको पर नेट में और क्या डन बेटा, मार्क कर लिया सभी ने? विकास ले रहा है डब्ल्यूएम जिसकी रियल मैच आ रहा था। अरे गौरव जल्दी आ, 3 मिनट है मैं तो बोल रहा हूं। हां ना 2:30 पे होएगी। अब ले रहा हूं मैं छोड़ अब मेरा नेट में चलाओ बैठा मेरा भी चलेगा अरे यार इसको दे दो ओम करके करूं क्या करूंगा मुझे दे दे एटे करेक्ट दे दे अब देख क्या है हमारे के देख देखो जैसे गाड़ी यहां मत रोक चलिए मार्क बेटा सभी ने? गाड़ी कहां रोक दी है एकदम डिस्कनेक्ट में रुके ना है इसमें जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना, आप छोड़ सकते हैं उसे। चलो रे ये बोल रहा वैसे भी तुम्हारा भी अंदाजे दे जो ठोकी ले रहे ऊपर चुप रहे हो एक पेटी ऊपर एक पेटी ऊपर सीआईडीएस का पेपर मिल गया सभी को? हाँ कि ना? किसी क्वेश्चन में डाउट? मेगा शर्मा, टर्न ऑफ योर कैमरा और बेड पर लेट कर पढ़ाई मत करो, टेबल पर बैठ जाओ। मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड ही था, कुछ ज्यादा बाहर नहीं था एनसीईआरटी से।
लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि जो मैंने आपको लिखवाया कि कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो एरिथ्रोपोएसिस। क्वेश्चन आया कि नहीं है? अरे चाचा मेरे आया से ना? मर जाएगा। ठीक है, मैंने पेपर नहीं बनाया। ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो 173 क्वेश्चन ये क्लासरूम में हमने डिस्कस किया था, कितने होंगे। इसके अलावा एक ये भी आया था, लिपिड सॉल्युबल कितने होंगे। ठीक है, यस सर। मम्मी लाइट ना आ रही। इस क्वेश्चन पेपर को जाकर आप एक बार मार्क करना अपने नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में जहां जहां मार्क किया है। आपको पता चलेगा कि जहां एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, ये 178, which of the following is not a function of progesterone। बता था ना कि एनसीईआरटी की लाइन है, देखो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है इसका, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मिल्क सिक्रेशन में अपना रोल प्ले करता है। बाकी दो तो सभी एक्सक्लूड कर सकते थे इसमें। इट मेंटेन अ सेक्रेटरी कॉर्पस लुटियम, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों इसके रोल है। बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी हो। पार्किंसंस, हंटिंगटन और अल्जाइमर डिजीज तीनों पूछ लिया। और अगर आप नोट्स अपने पढ़े हो तो सबसे लास्ट में चैप्टर के सबसे लास्ट में जब हमने एक्स्ट्रा थ्रस्ट पढ़ा था तो इन्हीं 3 डिजीज के बारे में पढ़ा था हमने। अल्जाइमर एसिटाइलकोलिन की कमी से होता है, पार्किंसंस सब डोपेन पार्क, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वहां से डोपामीन रिलीज होता है और उसकी डेफिशिएंसी से पार्किंसंस डिजीज होता है। ठीक है, हंटिंगटन कोरिया गाबा। एसोसिएशन एरिया इमोशनल एंड सेक्सुअल बिहेवियर नहीं आएगा उसमें, दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो पढ़ाया सब, बाकी मार्क्स तुम्हारे नॉलेज के हाथ में, कितना तुमने पढ़ा। डन। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा इसमें पूछ लो, बाकी मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा किसी को पेपर में। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। जल्दी से मार्क कीजिए बेटा, फिर शुरू करते हैं टॉपिक। आज क्या पढ़ाना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। ओजेनेसिस हो गया था, ओजेनेसिस बचा ना अभी, मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल पूरा ही पढ़ा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा आपको, कि इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस कंप्लीट्स विद इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, बट इन केस ऑफ oogenesis that completes during the process of fertilization, otherwise that remains arrested at the metaphase 2 and leaves the body। ठीक है, ये एनसीईआरटी का इंटरप्रिटेशन है जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको। एनसीईआरटी के क्रक्स में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
बंदे हो गए बस ये साइड को उसको ऊपर के करे तो सब उठा ले तो बेकार है ना वैसे डब्ल्यू छोड़ दो मत मुंह में से इन्हें थ्रू तक रख दूंगा मैं तो थारे वजह से मारा काले में डब्ल्यू चला ही नहीं अरे डब्ल्यू कर दिया ओके ना रे दो बंदे रह रहे हैं डब्ल्यू काम छोड़ दिया 180 मिलियन, सुनाई के तो बहुत बड़ा 300 मिलियन का 60% कितना होगा? और 60% जो 180 मिलियन है उसका 40% कितना होगा? 72 मिलियन। खाली खाली लड़ा रहा है बैंड की लिए गाड़ी खड़ी है और ड्रॉप पर सीधा मुझे लग रहा है मुझे बाइक पे तारे के सीधा दो ही रह रहे होंगे टीम के लेफ्ट और राइट पीछे देख लो पहले कभी नहीं पड़ा होगा पीछे देख अच्छा रिचार्ज है कोई तो देख रहा है तेरे को देख लो क्या कह रहे हैं मैसेज ना वो मैसेज ना देख पाएगा और नंबर बता रहा हूँ डन। रिजल्ट आ गया ATS वो जो उस दिन 1 बजे आने वाला था। किसके 180 नंबर है? एक 175, 170, 165, 160, 160। अच्छे नंबर याद नहीं रहता है ना। याद रखने की जरूरत ना पड़े नंबरों को, ठीक है। जैसा भी एक 12th क्लास का बच्चा उसके 715 मार्क्स है तो उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। उसे पता है कि मेरा एक क्वेश्चन सजेस्ट का गलत हुआ बस, बाकी सब जगह। याद नंबर दो तरीके से नहीं रखे जाते। एक जब बहुत सारी फिगर्स याद रखनी पड़े 90, 100, 115, 180, पता नहीं ना कौन सा किधर है। और एक तब जब कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो बाकी सब ठीक है। डन। अंशी बेटा कर लिया मार्क्स अभी नहीं यहाँ तक? यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मैंने मार्क किए हैं इस पेज पर। पहला न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका एडवांटेज क्या है? दैट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ ज़ायगोट सेल until reach to uterus.
दूसरा, फर्स्ट पॉल बॉडी बोर्न आउट ऑफ म्यूटेड डिवीजन डिवाइड्स फर्दर और डीजनरेट, तो डीजनरेट टर्म हम यूज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम में देखा है वो यही है। ठीक है। At present, we are not very certain about this. Tertiary follicle further changes into the mature follicle or graphene follicle. Secondary oocyte एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको जोना पेलिसिडा कहा जाता है। और इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जिसको मैंने येलो से मार्क किया। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, और इसके ब्रैकेट में लिख दिया एनसीईआरटी ने ovum, which becomes ovum at the time of fertilization। ठीक है, ये तो इनिशियल स्टेज है। फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, फ्रॉम द, अब ब्रैकेट में है ovum, अगर आप ovum को हटा दो तो क्या स्टेटमेंट है? Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process of, अब बताओ आंसर क्या करोगे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंडरी oocyte ovum दोनों अलग अलग दिया गया है तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। क्या होगा? सेकेंडरी oocyte ही आंसर होगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर एनसीईआरटी डायरेक्टली लिख रही है। ovum तो इन ब्रैकेट है, यानी कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो ovum बन जाए एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो लिखा है बेटा इस डायग्राम में वो सब नोट कर लो। बुखार तो नहीं है तुम्हें? कहाँ से आती है? 29? क्यों, तुम्हें तुम्हारी बॉडी में एंट्री करने से पहले पूछा था उसने कि मैं राइनो वायरस को एंट्री कर जाऊं क्या? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर को दिखाया आपने? क्या? मुझे कब था? हाँ तो मैंने तो डॉक्टर के पास किया था ना, डॉक्टर से मैंने पूछा, उसने कहा ठीक होगी ना, जब ठीक नहीं होती तो मैं जाती डॉक्टर के पास। लिख लिया बेटा? हाँ जी। डन। ये प्राइमरी oocyte arrested at prophase 1, arrested at the metaphase 2, requires fertilization event. Second muted division completes in ampulla of oviduct during the fertilization process. एक क्वेश्चन जरूर आएगा इतने में से जो इतने पार्ट में लिखा है। लॉन्गेस्ट फेज मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है इन केस ऑफ
स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ग्रोथ फेज होता है इन केस ऑफ oogenesis. डन कर लिया बेटा सभी ने मार्क? आगे बढ़े। यहाँ पे एक टर्म यूज किया मैंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब पता है सभी को नॉट फिक्स का, कि सम ऑफ देम अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, जो ऊपर हमने स्टेटमेंट बोला था उसके हिसाब से ये कहता है कि प्राइमरी oocyte कितने मैच्योर होंगे ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, द नंबर इज नॉट फिक्स्ड। चलिए, then after come to the next topic, menstrual cycle. गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ था ना? मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, दैट इज फ्रॉम यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से निकलती हैं और वहां से निकलने के बाद ये माइग्रेट करती हैं टू द ओवरी। ओवरी में पहुंचने के बाद ये फॉर्मेशन कर देती हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल का। प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या है? यहाँ पर ओवोनियम जो है दैट इज सराउंडेड बाय द स्ट्रोमल सेल्स, और यहाँ पर माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। माइटोटिक डिफरेंशिएशन होने का मतलब है कि अब ये ओवोनियम आगे जो फॉर्मेशन करेगा दैट इज ऑफ प्राइमरी oocyte, बट दैट इज डिफरेंशिएटेड एज कि वो आगे जाकर गैमीट की फॉर्मेशन करे। ठीक है, फीमेल गैमीट की अवम की फॉर्मेशन करे। यहां तक ओवोनियम जो है, अगर हम इसकी बात करें दैट्स अ नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, लेकिन जब इसका माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, जब इसमें माइटोसिस होगी, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी oocyte बनेगा दैट इज डिप्लॉयड बट हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा कि वो आगे जाकर सेकेंडरी oocyte बनाए, या फिर उससे अवम की फॉर्मेशन होगी विच इज द फीमेल गैमीट। देन आफ्टर यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है उसके सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो हैं यहाँ पर इन टोटल प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन कर देती है। प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 पर अरेस्टेड होगा, और
यहाँ पर at the time of birth there is 2 to 3 million of primary follicles present at the time of birth in ovary, ठीक है। इसके बाद फॉलिकुलर अट्रेशिया होता रहेगा, ये डीजनरेट होते रहेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। देन आफ्टर ये जो फेज है फ्रॉम द बर्थ टिल अप टू द प्यूबर्टी, इसको कहा जाता है ग्रोथ फेज। दिस इज नोन एज growth phase, which is the longest phase of oogenesis. Then after under the administration of FSH के इफेक्ट से मैच्योरेशन होगा इनका at the time of puberty. FSH कहाँ से आया? केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है कि FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो असल में मेलेटोनिन के हाई लेवल होने की वजह से सिक्रेट नहीं होता, ठीक है, उसका अमाउंट कम होता है। मेलेटोनिन इनहिबिट्स एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशन, लेकिन मेलेटोनिन का सिक्रेशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और उसमें दो कंसेप्ट बताए थे आपको मैंने, ठीक है, एक था लाइट इंटेंसिटी और दूसरा कंसेप्ट था ब्रेन सेंड। मेटाबॉलिकली उसके अंदर कैल्शियम आयन का डिपोजिशन होता है तो सिक्रेटरी सेल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मेलेटोनिन का लेवल घटेगा तो एफएसएच और एलएच को अपोज नहीं कर पाएगा और एफएसएच जो है वो मैच्योरेशन को ट्रिगर कर देगा। ऐसा हमने पीनियल ग्लैंड के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब ये जब एफएसएच का सिक्रेशन यहाँ पर ट्रिगर हुआ तो एफएसएच के सिक्रेशन के ट्रिगर होने की वजह से यहाँ पर फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगा। जब फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगा तो एफएसएच इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, क्लियर। तो उसके सेकेंडरी रिसेप्टर होंगे, सेकेंडरी रिसेप्टर होंगे तो आप ध्यान से देखिए कि जो oocyte है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है, यानी कि एफएसएच खुद तो oocyte तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है, लेकिन वो एफएसएच ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर बाइंड करेगा और बाइंड करने की वजह से वहां पर सेलुलर डिफरेंशिएशन ट्रिगर हो जाएगा। थीका फॉलिकुलाई जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, थीका लेयर, कोलाजन फाइबर्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो यहाँ पर लेयरिंग की फॉर्मेशन करेंगे। एंड वन सेकेंडरी फॉलिकल इज सेलेक्टेड ऑन द 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एफएसएच का लेवल अब भी हाई है। अभी एफएसएच क्या करेगा? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना की फॉर्मेशन करवा देगा और ग्रेनुलोसा सेल जो है उनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी विच इज नॉन एज एंट्रम। थीका इंटरना जो है वो सिक्रेशन करती है ईस्ट्रोजन का और ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करने के बाद वो पर्टिकुलर ईस्ट्रोजन जो है दैट स्टोर्ड इन दिस कैविटी, एंट्रम कैविटी, जिसको लिकर फॉलिकुलाई कहा जाता है, दैट कंटेन्स ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन है एंड दैट enters to the cytoplasm of the cell। तो यहां पर ये इस प्राइमरी oocyte के अंदर एंटर करेगा और प्रोफेज 1 पर जो अरेस्टेड था प्राइमरी oocyte उसके अंदर ये मैच्योरेशन को ट्रिगर कर देगा, मियोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा और मियोसिस फर्स्ट जो है वो यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। किसके अंदर कंप्लीट हो जाती है? टर्सरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट हो जाती है और ये फॉर्मेशन कर देता है सेकेंडरी oocyte की। किसकी फॉर्मेशन करेगा? सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन कर देगा। तो समझ में आया कि क्यों सेकेंडरी oocyte टर्सरी फॉलिकल के अंदर बना? क्योंकि थीका लेयर ने जो ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया उसकी वजह से यहाँ पर उस स्टेरॉयडल हार्मोन की वजह से मैच्योरेशन हुआ प्राइमरी oocyte का। और इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है, क्या करते हैं असल में स्टेरॉयडल हार्मोन्स? जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, हाँ कि ना। अब ये सेल के अंदर एंटर करेगा, इंट्रा सेलर इसका रिसेप्टर है और वो जाकर डीएनए के ऊपर किसी पर्टिकुलर जीन से बाइंड करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को ट्रिगर करेगा और वो प्रोटीन जो है वो सेलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब जैसे ही ये सेलर डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बन जाएगी,
अब सेकेंडरी oocyte सीक्रेट अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को सीक्रेट करता है। इसका एक बहुत ही बेसिक सा रीजन है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को सीक्रेट करना एक सेल का अपने चारों तरफ, मतलब कि वो किसी स्टेरॉइड को अब अंदर एंटर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर ये यहीं पर ही अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर लेगा तो विद इन नेक्स्ट कमिंग 24 आवर्स वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा विद इन द ओवरी, जबकि अभी तो उसे सीक्रेट होना है। किससे? ओवरी से। ओवरी के सरफेस पर अटैच होकर उसे बाहर जाना है, ठीक है। इसीलिए वो अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाता है, और ये भी एक लेयर नहीं है असल में, दीज आर द 3 लेयर्स, ZP1, ZP2 एंड ZP3, जोना पेलिसिडा 1, 2 एंड 3, 3 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब ये लेयर जो है वो क्या करेंगी, असल में स्टेरॉयडल हार्मोन को एंटर नहीं करने देंगी, ईस्ट्रोजन को यहाँ पर एंटर नहीं करने देगी। अब ये ईस्ट्रोजन का अमाउंट जो कि थीका इंटरना से सीक्रेट हो रहा था वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फॉलिकल का साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जब फॉलिकल का साइज इंक्रीज कर जाएगा, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इसे सरफेस के साथ अटैच करवा देगा, और जैसे ये सरफेस के साथ अटैच होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ओव्यूलेशन करवा देगा। ओव्यूलेशन होने पर यहां पर सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन होने पर सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवम। अवम क्यों बोला गया इसको, क्योंकि सेकेंडरी oocyte इज अवम, सिंपल। जब ये यहाँ पर रिलीज हो रहा था तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है क्यूमुलस oophoricus। क्यूमुलस का मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव, ऊओ का मतलब क्या हुआ, oocyte, ठीक है, जिससे अवम बनने वाला है। oophoricus उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट है, और जहां पर ये इसके बेसल साइड में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है डिस्कस प्रोलीग्रस, यानी कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और अपोजिट साइड को बोला जाता है जर्म हिल। क्या बोला जाएगा, जर्म हिल, बिकॉज ये जर्म सेल है, इसके अपर मोस्ट रीजन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है जर्म हिल। अब जब ये रिलीज होता है अवम या सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है, तो रिलीज होने पर ये जो क्यूमुलस oophoricus है जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट था, ये भी इसके साथ साथ बाहर चला जाता है, और जब ये इसके साथ साथ बाहर चला जाता है तो इस लेयर को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा इज बेसिकली अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल विच सराउंड्स सेकेंडरी oocyte और अवम, क्लियर। और ये लेयर जो है वो कहलाती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्यों कहलाएगी, बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी जो है उसकी सेल्स हैं इसके चारों तरफ। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जोना पेलिसिडा, बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय oocyte इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर oocyte ने खुद ने अपने चारों तरफ इस लेयर को सिक्रेट किया, दैट्स अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। टर्शरी एग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ ह्यूमन। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में प्रेजेंट होती है वो, उस लेयर को कहा जाता है क्लेडोइक। एग्स के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है दैट इज सिक्रेटेड बाय फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, बट इट्स एब्सेंट ओवर हियर। अब इन ग्रेनुलोसा सेल को आपस में जो जोड़ता है दैट इज हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड क्या है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्या है, हाँ एनिमल सीमेंट बोलते हैं, बिल्कुल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये, जो कि इन सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। और सेकेंडरी oocyte जो अपने चारों तरफ सीक्रेट करता है उस लेयर को कहा जाता है जोना पेलिसिडा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोला जाएगा पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या कहा जाएगा,
पेरीवाइटलाइन स्पेस कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी हालांकि इससे बाहर प्रेजेंट होती है। इसमें दो अलग अलग कंसेप्ट है। कुछ ये मानते हैं कि जोना पेलिसिडा के अंदर की तरफ पेरीवाइटलाइन स्पेस में होती है ये फर्स्ट पोलर बॉडी, कुछ ये मानते हैं कि उससे बाहर होती है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यही है कि ये बाहर होती है, क्योंकि अगर इस फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी अगर डिवीजन हो, मियोटिक सेकंड कंप्लीट हो जाए, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाए, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने पर ये भी दूसरे एवम की फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि डायजागोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन करेगा, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की फॉर्मेशन हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट पोलर बॉडी जनरली बाहर होती है, मैक्सिमम बुक्स यही लिखती है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन होती है इनकी बेसिकली, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं जो कि रिपेयर ऑफ जोना पेलिसिडा करने में हेल्प करेंगे। देन आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ अवम, क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा वो प्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है विदाउट राइबोसोम एंड परफोरेटेड होगा, क्योंकि राइबोसोम निकल गया तो उसकी जगह पोर बन जाएगा बेसिकली। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड इनके अंदर प्रेजेंट होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में, अलोंग विद द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होगा? हाइलोयूरोनिक एसिड। गोल्जी बॉडी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करने के बाद। एल एसिटल होगा, ये स्फेरिकल होगा, ये एक्टिव रहता है, रिमेन्स फॉर 24 आवर्स आफ्टर रिलीज फॉर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। Simultaneous presence of sperm is required within those 24 hours for the fertilization. इसीलिए कुछ एनिमल्स ने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन या रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। At the time of coitus or copulation, there is ovulation occurs in case of rabbit and cat to ensure fertilization. Hormone control of oogenesis, that is controlled by proteinaceous hormones. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। Anyone have any doubt in this? You may ask. क्या कर रहे हो?
देन आफ्टर ओव्यूलेशन होगा, बट ओव्यूलेशन इज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय ईस्ट्रोजन, और ये भी LH जो है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर सेल्स को कि वो थीका सेल से ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाए, थीका इंटरना से बेसिकली, और ये ईस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर देता है बाय LH सर्च। किसकी हेल्प से? LH सर्च की हेल्प से। आगे आप फर्दर क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि असल में ईस्ट्रोजन जो है वो थीका सेल से सीक्रेट नहीं होता है, दैट इज सीक्रेटेड बाय ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। लेकिन उसका जो सबस्ट्रेट है वो असल में कहां से आता है? थीका सेल से। एंड्रोस्टिनिडाइऑन पढ़ा है हमने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, करेक्ट। एंड्रोस्टिनिडाइऑन जो है असल में वो उसका सिक्रेशन करता है थीका सेल, और उसे भेज देता है किसके पास? दैट एंटर्स इनटू द ग्रेनुलोसा सेल्स, और ग्रेनुलोसा सेल उसको मेटाबॉलिकली कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्राडाइऑल 17 में, विच इज बेसिकली ईस्ट्रोजन। और वो ईस्ट्रोजन जब रिलीज होगा तो ग्रेनुलोसा सेल के बिल्कुल नजदीक होती है एंट्रम, उस एंट्रम में कलेक्ट हो जाता है, और वहां से वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर? वो साइट्स के अंदर, और उसको मैच्योर करवा देगा, मियोसिस को ट्रिगर करवा देगा। चलिए, अब जो रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो कॉर्पस लुटियम बनाती है, एंड दैट कॉर्पस लुटियम बेसिकली सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड दैट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH एंड GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा। यही कॉर्पस लुटियम जो है वो इनेबिन का भी सिक्रेशन करता है, which opposes FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अपोज करेगा। इनिबिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोटीनिशियस हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय ओवरी ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम एक और हार्मोन सिक्रेट होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहा जाता है रिलैक्सिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। क्लियर है बेटा? याद है सभी को? तो लिख लीजिएगा इसी के साथ, ओनली प्रोटीनिशियस, इनिबिन इज ओनली प्रोटीनिशियस हार्मोन secreted by ovary during normal menstrual cycle. And during pregnancy, at the end of pregnancy secretes relaxin. जहां पर एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर लिखा गया है ये। चलिए, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज menstrual cycle. Menstrual cycle occurs in primate females. Primate female stands for ape, monkey, human. ठीक है। एनसीईआरटी की पहली स्टेटमेंट यही है, ठीक है। That is a cyclic event of change in endometrium lining for implantation. Clear? And हम कह सकते हैं कि ये periodic state of repair and maintenance of endometrium है for implantation. Clear? नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में
इट इज ऑफ 28 डेज साइकिल, 28/29 लिखा है एनसीईआरटी ने इसको, ठीक है। Onset of menstrual cycle is menarche, that is the age of 13 years, and stoppage of menstrual cycle is menopause, which is approximately at the age of 45 to 50 years. So approximate reproductive life is of 35 to 40 years. Events of menstrual cycle. तो menstrual cycle में दो तरह के events होते हैं. The very first one is ovarian events and the second one is uterine event. एनसीईआरटी ने दोनों को मिक्स करके लिखा है, ठीक है, लेकिन दोनों इवेंट्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ओवेरियन एंड यूट्राइन इवेंट्स रन्स पैरेलल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर इवेंट्स कौन कौन से हैं? अगर हम ओवेरियन इवेंट्स की बात करें कि ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो रहा है, तो उसको फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। उसके बाद ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस, एंड देन आफ्टर द लास्ट वन इज लूटियल फेज, जिसके अंदर कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम इसी के पैरेलल में यूट्राइन इवेंट्स की बात करें तो यूट्राइन इवेंट्स में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज होगा। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद रिपेयर होगा इन केस ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, और प्रोलिफरेटिव फेज के बाद द लास्ट वन इज सिक्रेटरी फेज। एनसीईआरटी ने टर्म लूटियल ऑब्लिक सिक्रेटरी फेज लिखा है। असल में ये सिक्रेटरी फेज क्या है कि जब ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच गया सेकेंडरी ओवोसाइट, एंड देन आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन होती है, देन आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इनिशियली यहां पर नरिशमेंट जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अवम। अवम का साइटोप्लाज्म जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, वहां पर ब्लास्टोमियस की फॉर्मेशन होगी और मोरुला बन जाएगा 8 to 16 सेल स्टेज। तो वो मोरुला जो है उसको भी तो नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर एंडोमेट्रियल मिल्क का सेक्रेशन होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग मोरुला को। और वो एंडोमेट्रियम मिल्क क्या है असल में कि लूटियल फेज के अंदर जब सिक्रेटरी फेज भी पैरेलली रन कर रहा है, किसका, यूट्राइन साइकिल का, तो वहां पर एंडोमेट्रियल सेल्स सिक्रेशन करती हैं एंडोमेट्रियल मिल्क का, जो कि मोरुला को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करवा देगा। ब्लास्टोसिस्ट जोना लाइसिन करवा देता है और जोना पैलिसिडा से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ जाता है। एट द टाइम ऑफ जोना लाइसिन अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स दो में डिवाइड हो गए तो वहां पर आइडेंटिकल ट्विंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिनको हम मैटरनल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। और वहां से निकलने के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट कर जाता है। तो अगर हम इन जर्नल देखें तो 4th to 7th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो नरिशमेंट मिल रहा है वो एंडोमेट्रियल मिल्क से मिल रहा है, इसीलिए उसको सिक्रेटरी फेज भी कहा गया। चलिए, ओवेरियन इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय FSH and LH, but uterine events are controlled by estrogen and progesterone. During embryonic development, when morula enters to uterus, and till implantation ब्रैकेट में लिखना 4th to 7th day। Nourishment is provided by endometrial milk, which is secreted by
एंडोमेट्रियल सेल्स। एक मिनट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि डायग्राम मैं एनसीईआरटी का भी एज इट इज लगा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट नहीं है, दैट इज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोजेनिक इफेक्ट इज गिवन बाय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन अभी देखते हैं। देखो, ओवेरियन साइकिल तो हमने अभी पढ़ ली है, ओवेरियन साइकिल में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम टाइमलाइन के साथ देखें तो यहाँ पर देखिए टोटल 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली स्टेटम फंक्शनल, जिसके अंदर स्टेडॉफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलता रहता है। स्टेटम बैसिलस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट ऑफ हो जाती है। फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर, रीजनरेट और प्रोलिफरेट करने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन और ईस्ट्राडायोल कहते हैं इसको। ईस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होगा तो वो एलएच सर्च करवाएगा, अलोंग विद दैट एफएसएच का लेवल भी हाई होगा, और ईस्ट्रोजन जो है उसका सिक्रेशन सडनली कम हो जाता है। और यहाँ पर इसका रीजन है ओव्यूलेशन की प्रोसेस। आफ्टर ओव्यूलेशन रिमेनिंग सेल्स कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा सीक्रेट करता है इन कंपैरिजन टू ईस्ट्रोजन। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो दैट गिव्स थर्मोजेनिक इफेक्ट, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है एट द टाइम ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? और यहाँ पर ये अपोज करता है एफएसएच एंड एलएच को, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, इसीलिए यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और उसका रीजन है कि कॉर्पस लुटियम का रिग्रेस कर जाना। क्या कर जाना? कॉर्पस लुटियम का रिग्रेस हो जाना। कॉर्पस लुटियम जैसे ही कंप्लीटली रिग्रेस होगा वो कॉर्पस एल्बिकन्स बना देगा, और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम है इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी, और उसकी वजह से होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, यू मे आस्क। अब इनके फेजेस की बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन फेज ऑफ द साइकिल इज मेंस्ट्रुअल फेज, here and that sustain or remain for the 3 to 5 days. Then after next phase is proliferative phase, जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग खुद को दोबारा से रिपेयर करती है, प्रोलिफरेट करती है। Then after next one is secretory phase, जहां पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है। अब अगर हम इसके ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो ओवेरियन इवेंट में सबसे पहला इवेंट है फॉलिकुलर फेज, दिस इज फॉलिकुलर फेज। उसके बाद ओव्यूलेशन, and the last one is luteal phase, जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। This is the luteal phase which is present over here. क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को?
हाँ, तो दोबारा से ईस्ट्रोजन की पीक आएगी। इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है ना, ईस्ट्रोजन तो नॉर्मली उसी लेवल पर सीक्रेट होता रहेगा, नहीं, इन कंपैरेटिवली वो पीक पर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी में इसी डायग्राम के ऊपर थोड़ी सी मार्किंग है बेटा, फटाफट करो उसे। थोड़ी सी इसलिए क्योंकि पूरी किस हार्मोन का क्या रोल है वो इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एफएसएच का लेवल जब हाई होगा तो एफएसएच जो है वो इफेक्ट करेगा इस प्रोसेस को, फॉलिकुलर मैच्योरेशन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ, ईस्ट्रोजन जो है वो दोनों को पॉजिटिव फीडबैक देगा, एफएसएच एलएच को, एलएच सर्ज आ गया, एलएच सर्ज की वजह से कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एलएच सर्ज की वजह से कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन हुई। अब कॉर्पस लुटियम ने यहाँ पर सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा दोनों को, हाँ कि ना। अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पर आ जाओ, ईस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर फेज में उसका सिक्रेशन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, रिपेयर एंड प्रोलिफरेट करवाएगा किसको, एंडोमेट्रियम को, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अगर डिक्लाइन कर जाता है दैट कॉजेस मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल फेज। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो वो इंडिकेशन है प्रेगनेंसी के लिए, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों को कॉन्ट्रासेप्टिव से, अभी मेरे को ये याद आ गया कि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव और अनप्रोटेक्टेड coitus or copulation, insertion of hormonal IUD within 72 hours can inhibit pregnancy। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, जहां पर स्टरलाइजेशन मेथड की ट्यूपेक्टोमी और वेसेक्टोमी का डायग्राम बनाया गया है, उसके जस्ट ऊपर है ये स्टेटमेंट। मिल गई। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है तो ये कैसे पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है और हाई कर दो और बढ़ा दो, और बढ़ाने से क्या होगा कि जो एचसीजी सिमिलर टू एलएच था और जो उस कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करवाता था ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, वो उस कॉर्पस लुटियम को और क्या कर देगा, रिग्रेस कर देगा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम को और रिग्रेस कर देगा, और रिग्रेस करने से क्या होगा, जब दोबारा से नॉर्मल कंडीशन आएंगी तो कॉर्पस लुटियम क्या है, रिग्रेस्ड है, उसके ऊपर एचसीजी का कोई इफेक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और जब कॉर्पस लुटियम नॉर्मल लेवल से रिग्रेस्ड है तो क्या होगा, नॉर्मली वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाएगी, शट ऑफ हो जाएगी। तेरे को समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। देखो
प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अपोज कर रहा है किसको? LH को। मान लो कि उसका लेवल है, फॉर एग्जांपल कॉर्पस लुटियम को रिग्रेस करने के लिए 100% लेवल चाहिए प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। अब कॉर्पस लुटियम जिस प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट कर रहा है वो LH को अपोज कर रहा है, लेकिन LH के सिमिलर एक और हार्मोन आ गया विच इज HCG, ठीक है। तो LH का लेवल 100% से बढ़कर कितना हो गया? 200%। तो क्या उतने अमाउंट में वो प्रोजेस्टेरॉन LH को अपोज जो कर रहा था वो HCG को भी अपोज कर पाएगा? आपने क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया तो जो HCG कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कर रहा था, अब वो उसे मेंटेन कर पाएगा? नहीं। अब इससे क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब राइज हुआ तो कॉर्पस लुटियम रिग्रेस कर गया, करेक्ट। अब अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हटा भी दिया जाए तो क्या होगा? नॉर्मली वहां पर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर चुका है, तो नेचुरली जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था अब वो रिलीज, और जब वो प्रोजेस्टेरॉन वहां रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? उससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट ऑफ हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ? अब इससे क्या हुआ? एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट ऑफ हुआ तो इम्प्लांटेशन इंपेयर्ड होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाएगी और इंड्यूस अबॉर्शन हो जाएगा। आई बात समझ? हालांकि लिखा गया है वहां पर स्टेटमेंट, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कर लिया बेटा मार्क्स सभी ने? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल रन्स पैरेलल टू ईच अदर। पीरियोडिक चेंजेस स्टेटम फंक्शनल में होते, करिए एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट हाँ, बैसिलस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कौन सा वाला? LH सर्च के बाद वाला ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो वो क्या करेगा? रिमेनिंग सेल से कॉर्पस लुटियम बना देगा। जब कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होगा तो वो अपोज करेगा FSH-LH को, करेक्ट। और इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। कॉर्पस लुटियम खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं करेगा तो एल्बिगन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो इन रेशियो टू दैट एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? इन रेशियो टू दैट एस्ट्रोजन का लेवल राइज हो जाएगा, बट नॉट टू द पीक। पीक नहीं है ये। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? डिक्लाइनिंग प्रोजेस्टेरॉन है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाएगा। अगर हाई लेवल रहता है प्रोजेस्टेरॉन का तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तुमने कुछ और लिख दिया? ये सब क्वेश्चंस हैं। अब एक और क्वेश्चन इससे याद आया मुझे। अगर बोला जा रहा है कि इंक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशो, और अगर बोला जा रहा है इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन रेशो, आर बोथ द थिंग्स आर सेम? अगर पहली स्टेटमेंट की बात करूं तो कब होगा वो? इनिशियली अगर मैं फर्स्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, इंक्रीज ईस्ट्रोजन
later part of menstrual cycle from 15th to 28th day, increase progesterone estrogen ratio. Which one is indication of pregnancy? Increase progesterone estrogen ratio is an indication of increase estrogen progesterone ratio is an indication of parturition. Clear? क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? क्लियर है बेटा सभी को? चलिए तो ये भाई इवेंट्स हैं, वो ईस्टर साइकिल है, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी एक पढ़ लो पहले। आफ्टर नेक्स्ट वन इज events of menstrual cycle. Day 1. Low level of estrogen and progesterone. No opposed to FSH and LH. इसको 1 to 5 करो। Menstrual flow. Due to shedding of endometrium, ruptured blood vessels, releases liquid for 3 to 5 days. (15 to 20 follicles start maturation. Day 6. One primary follicle
सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी फॉलिकुलर एट्रेसिया में चले जाएंगे। डे 7 to 11 formation of secondary follicle, under FSH administration turns into tertiary follicle, estrogen secretion होगा यहाँ पर बाय थीका इंटरना, formation of secondary oocyte and first polar body. Day high level of estrogen, remains at peak for 12 hours on 13th day, and this results in high level of LH, which is LH surge, and Graafian follicle अटैच कर जाएगा सरफेस ऑफ ओवरी पे। डे 14 सेकेंडरी oocyte और ovum released from ovary into abdominal cavity. और ये एंटर कर जाता है ओविडक्ट में। डे 15 to 25 15 to 25 में फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम होगा, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन in blood and low level of estrogen in blood, अपोज करते हैं FSH and LH को। No follicular maturation, और प्रोजेस्टेरॉन जो है
मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। On day 23rd, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस होना शुरू होता है। और फॉर्म कर देगा कॉर्पस एल्बिकन्स ऑन 25th डे। तो एनसीईआरटी में दिया है 25th डे पर एल्बिकन्स बन गया ना 25th डे पर। ठीक है, चलिए। देन आफ्टर डे 26 to 28 formation of corpus albicans slowly decline करेगा ये progesterone level in blood and in ratio ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एंडोमेट्रियम blood vessels becomes ruptured lastly body temperature declined by 0.5 degrees Celsius। और day 14 पर एक और लिखूंगा body temperature rise by चलिए। So these are the events of menstrual cycle। अगर किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो बेटा। बॉडी टेम्परेचर वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? 0.5 डिग्री सेल्सियस 0.5 डिग्री एसी। जी ले अपनी जिंदगी। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज
disorders. Disorders given है तो मॉडल में देंगे. Stoppage of menstrual cycle is indicator of pregnancy. ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. Cyclic menstruation from menarche to menopause, indicator of normal reproductive life. Female. Disorder. Amenorrhea. Absence of menstrual cycle. Reason: hormonal imbalance, improper diet, undernutrition are the reason of it. Dysmenorrhea, that is painful menstrual phase. Hemorrhagic menorrhea, flow, more than 100 ml of menstrual liquid flow during menstrual phase. Normally it is up to 50 ml.
क्रिप्टोमेनोरिया, हिडन menstrual phase, endometrium fails to shed off, due to high level of estrogen, progesterone. Fails to shed off ना. चलिए, then after next one is estrous cycle. Next topic. एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं लिखा है, ना के बराबर ही है, हीट पीरियड लिखकर छोड़ दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करेंगे। ईस्ट्रस साइकिल और इसे हीट पीरियड कहा जाता है। That occurs in non-primate mammals female. This is of 18 days cycle. और यहाँ पर एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट। मोनोईस्ट्रस एनिमल and polyestrous animal. Monoestrous animals are those in which one estrous cycle in a breeding season. और पॉलीईस्ट्रस में मैनी ईस्ट्रस साइकिल इन अ ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पर एग्जाम्पल है डॉग, फॉक्स, डियर, bat, and in this example is cow, buffalo, pig. Correct? Events of estrous cycle.
चलिए फेजेस ऑफ ईस्टर साइकिल। तो ईस्टर साइकिल के अंदर देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 4 इवेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज प्री ईस्टर्स इवेंट, ये इसका पहला इवेंट है बेटा, दिस इज द फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट इज ईस्टर्स और हीट पीरियड। थर्ड इवेंट इज मेटे ईस्टर्स और सूडो प्रेगनेंसी, एंड द फोर्थ पीरियड इज एनीस्टर्स और डायाईस्टर्स कंडीशन। पहले फेज में प्री ईस्टर्स फेज के अंदर एफएसएच का लेवल जो है वो हाई रहेगा और फॉलिकुलर मैच्योरेशन होती है। इसके बाद सेकेंड फेज में ईस्टर्स और हीट पीरियड में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से एलएच सर्ज आता है और ओव्यूलेशन होता है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट इन दिस, क्लियर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज मेटाईस्टर्स और सूडो प्रेगनेंसी। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी, दोनों केसेस है। या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज यहाँ पर सूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तो भी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, जिसकी वजह से लगता है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी हुई है, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज यहाँ पर मेंसेस नहीं है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को एनिमल रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर दोबारा से एनिमल आफ्टर 18 डेज दोबारा से एनिमल हीट पीरियड पर जाता है तो पता चलता है कि लास्ट कॉपुलेशन लास्ट क्वार्टर से प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर वो दोबारा से नहीं जाएगा देयर इज प्रेगनेंसी, यानी कि यहाँ पर प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हीट पीरियड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। उस केस में जनरली एनिमल खाना छोड़ देता है ईस्टर्स और हीट पीरियड के अंदर और लूज मोशंस लग जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज एनीस्टर्स और डायाईस्टर्स फेज। एनीस्टर्स यानी कि ईस्टर साइकिल एब्सेंट है, ये उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनके ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ एक ईस्टर साइकिल है, ठीक है, मोनोईस्टर्स एनिमल्स के अंदर। दूसरा है डायाईस्टर्स, डाया का मतलब होता है थ्रू, पास करना, बेसिकली फ्रॉम वन टू अनदर साइकिल। तो डायाईस्टर्स फेज जो है वो पॉलीईस्टर्स एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। फिर दोबारा से प्री ईस्टर्स फेज आएगा इन केस ऑफ डायाईस्टर्स या फिर पॉलीईस्टर्स एनिमल, और मोनोईस्टर्स के केस में ईस्टर साइकिल एब्सेंट रहती है टिल अप टू द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन। यहां पर ईस्टर साइकिल एब्सेंट रहेगी टिल नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन, और पॉलीईस्टर्स में दैट एंटर्स टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस यू मे आस्क। चलिए अब इसके बाद में इसी की एनसीईआरटी मार्किंग, ये पूछ रहा था कि सर ये क्या है 15 and 16।
चलिए लिख लीजिए बेटा इसको, मोनोइस्टस पॉलीइस्टस। नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्टर साइकिल होती है, मोनोइस्टस एंड पॉलीइस्टस 2 फेज हो गए, 1 cycle in 1 breeding season, dog, fox, deer, bat, polyisters, many cycles in 1 breeding season, cow, buffalo, pig and rat. Cow, buffalo, pig and rat. कल मॉर्निंग में क्लास है, नेक्स्ट एब्सेंट मत होना, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका ये, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इन डिटेल में जाएंगे इससे आगे वाले टॉपिक्स में तो क्वेश्चन उनसे आना नहीं है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में गिवन है या नियर बाय दैट, मतलब ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस उस पार्ट से नहीं पूछा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिक्स है एक पैराग्राफ, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लास्टली पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाला पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो कल जो मॉर्निंग में क्लास है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो कोई भी एब्सेंट मत होना उसमें। नेक्स्ट पेज को मार्क कर लो, हाउ मच टाइम लेफ्ट, मार्क कर लो एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो पोर्शन है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये नीट में नहीं आता है बेसिकली, ठीक है। जितने भी येलो बॉक्सेस बने होते हैं, बट एक्सेप्शनली इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर, जो कैलोरीफिक वैल्यू वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन आए। हालांकि लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये ब्लॉक्स जो है ये इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। आज तीनों फाइल्स, चारों फाइल्स में शेयर कर दूंगा आपको, पासवर्ड सेम रहेगा 1712। और एक बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स सभी के लिए, एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपको एक अभ्यास करके पेपर्स मिलते हैं, है ना। कृपया करके उन्हें प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन उसमें मतलब मेरे पढ़ाए हुए लेवल से भी हाई होते हैं, ठीक है। जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आपको डराने के लिए, जो मेरा इवैल्यूएशन है उन चीजों को देखकर।